राष्ट्रीय सुपरफास्ट 100 की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भारत नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने कई खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो हाफिज सईद से लेकर दाऊद इब्राहिम तक के संपर्क में रहा है। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने दिल्ली पुलिस के सामने माना है कि उसकी हाफिज सईद से मुलाकात हुई थी और पाकिस्तान में बैठा जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। अब्दुल करीम टुंडा ने पूछताछ में यह भी कबूला है कि उसने 26/11 मुंबई हमले की पहले से जानकारी थी। हालांकि उसने यह भी कहा है कि मुंबई में हुए आतंकी हमले में उसका कोई हाथ नहीं था। आतंकी टुंडा ने बताया कि पाकिस्तान में वो दाऊद इब्राहिम से 3-4 बार मिला है। उसने बताया कि दाऊद लश्कर के आतंकी अभियान के लिए फंड देता था। उसने ये भी कहा कि दाऊद काफी सुरक्षा में रहता है, उस पर ISI की नजर रहती है। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से पूछताछ के लिए राजस्थान ATS की टीम सोमवार को दिल्ली आएगी। राजस्थान ATS को टुंडा की तलाश 1993 में जयपुर में टिफिन बम लॉन्च करने को लेकर है। उस वक्त 2 आतंकी पकड़े गए थे और टुंडा फरार हो गया था। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा देश में हुए करीब 40 धमाकों में शामिल था। हरियाणा के सोनीपत में 1996 में हुए सीरियल धमाकों में भी टुंडा का हाथ था। इस धमाके में कई लोग जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की। यहां आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। इसके जवाब में सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। फायरिंग में किसी आतंकवादी के मारे जाने की खबर नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग की गई। पाकिस्तान इसी महीने लगातार कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। शनिवार को हुई मीडिया पाठशाला के बाद आज बीजेपी की एक और अहम बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार समिति और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में हिस्सा लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी भी पहुंचे हैं। बैठक में चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी का खास भाषण होने वाला है। शनिवार को मीडिया मंत्र देने के बाद मोदी अब चुनावी मंत्र देंगे। बैठक में मोदी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज मौजूद हैं। उधर शनिवार को बिहार प्रदेश बीजेपी कमेटी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। बोधगया में पार्टी कार्य समिति की बैठक में पारित हुआ यह प्रस्ताव केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का प्रस्ताव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पेश किया, जिसे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पास कर दिया गया। मोदी को लेकर बीजेपी के भीतर से उठने वाले विरोधाभासी बयानों पर संघ ने कड़ा रुख अपनाया है। संघ में बीजेपी के प्रतिनिधि माने जाने वाले सुरेश सोनी ने साफ कह दिया है कि मोदी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। मोदी को हाईलाइट करने वाले पोस्टर पर बवाल मचने के बाद बीजेपी ने नया पोस्टर लगाया है। बीजेपी की बैठक स्थल के बाहर जो नया पोस्टर लगा है उसमें सिर्फ पार्टी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की ही तस्वीर है। बीजेपी के नए पोस्टर में पार्टी के किसी मौजूदा नेता की तस्वीर नहीं है। न अटल बिहारी वाजपेयी है, न लालकृष्ण आडवाणी और न ही नरेंद्र मोदी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगे होने से विवाद का सवाल ही नहीं उठेगा। इससे पहले शनिवार को बीजेपी मीडिया वर्कशॉप के बाहर लगाए गए पोस्टर में आडवाणी को किनारे लगा दिया गया था। पहले अटल आडवाणी की तस्वीरें अगल बगल में होती थी, लेकिन अटल के बगल में मोदी विराजमान थे और दूसरे किनारे पर आडवाणी को धकेल दिया गया था। उधर शनिवार को हुए बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप में नरेंद्र मोदी ने देश भर से आए पार्टी प्रवक्ताओं की मीडिया मैनेजमेंट की क्लास ली। मोदी ने दो टूक कहा कि आक्रामक होकर अपनी बात रखना ही मीडिया की जंग जीतने का सबसे बेहतर रास्ता है। मीडिया वर्कशॉप में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि मीडिया के सामने जो भी बोले एक सुर में एकजुट होकर बोले। राजनाथ ने कहा कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे, इसलिए नेता कार्यकर्ता जी जान से जुट जाए। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि अरुण जेटली ने कहा है कि अगला चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर होने वाला है। खबर है कि जेटली ने तो यहां तक कह दिया कि हमारा नेतृत्व तय है, लेकिन कांग्रेस अपने पीएम के नाम का ऐलान नहीं कर रही। मीडिया वर्कशॉप में सुषमा स्वराज ने सभी प्रवक्ताओं को एक सुर में बोलने के लिए कहा। सुषमा ने सभी प्रवक्ताओं को दमखम और शालीनता के साथ अपनी बात रखने के लिए कहा। सुषमा ने कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि बोले गए शब्द वापस नहीं होते।
साधु यादव को लेकर बीजेपी में एक घमासान छिड़ता दिख रहा है। सुशील मोदी ने जहां साधु यादव के लिए पार्टी में नो एंट्री की बात कही है, वहीं रामेश्वर चौरसिया को साधु यादव से परहेज नहीं है। उनका कहना है कि फायदा हो तो साधु का पार्टी में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने इशारा किया है कि साधु अगर पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को पार्टी में शामिल करने से पहले नफा नुकसान देखा जाएगा। उसमें देखा जाएगा किससे आने से फायदा और घाटा हो, नफा नुकसान को देखते हुए राजनीति करता आदमी। राजनीति हम ज्यादा से ज्यादा सांसद विधायक जीतने के लिए करते हैं, तो घाटा और नफा नुकसान को देख करके ही हम कोई कदम उठाएं। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले और कांग्रेस नेता साधु यादव पहले ही कह चुके हैं कि उनका बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं। बीजेपी में हम जाने का कहाँ कोई बात कर रहे हैं। हम तो नरेंद्र भाई मोदी की बात बोल रहे हैं कि देश की सुरक्षा उनके हाथ में जा रहा है। तो कैसे मजबूत करेंगे नरेंद्र मोदी को? अरे नरेंद्र भाई मोदी खुद मजबूत आदमी है और देश को मजबूत करेंगे। वहीं नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले साधु यादव की पार्टी से छुट्टी तय मानी जा रही है, लेकिन साधु ने यह भी कह दिया है कि पार्टी को जो करना है कर ले। शुक्रवार को कुछ ही देर की मुलाकात में साधु यादव मोदी के ऐसे मुरीद हुए कि उन्होंने राहुल को जीरो और मोदी को हीरो बता दिया। अरे राहुल गांधी तो अभी बहुत पीछे है। जमीन आसमान का फर्क है नरेंद्र भाई मोदी में और राहुल गांधी में। नरेंद्र भाई बहुत फर्क है। नरेंद्र भाई मोदी अच्छा इंसान है, बढ़िया से मिलते हैं, काम करते हैं, विकास करते हैं। और राहुल गांधी जीरो पर नथिंग आउट है। नरेंद्र मोदी से साधु यादव की मुलाकात पर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू ने कहा कि साधु यादव बिहार में आतंक के पर्याय रहे हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी का उनसे मिलना गंभीर मसला है। मोदी को लताड़ने के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अब उनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ठाकरे ने लिखा कि मोदी के हाथ में सत्ता आएगी तो वो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, टाइगर मेमन को पाकिस्तान से खींचकर लाएंगे और फांसी पर लटकाएंगे। उद्धव ठाकरे ने सामना में यह भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सल्तनत मिलेगी तो देश को लूटने वालों को जेल का रास्ता दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्विस बैंक में जमा काला धन को भी मोदी विमान में भरकर देश में वापस लाएंगे। उद्धव ठाकरे अब मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 15 अगस्त के दिन पीएम की भाषा पर हमला बोलने के लिए मोदी पर निशाना भी साधा था। उद्धव ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा था कि मोदी जिस तरह पीएम की आलोचना करते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी सत्ता में आते ही सारे हालात सुधर जाएंगे। नरेंद्र मोदी पर गंगूवाला बयान देकर निशाने पर आए केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद अब मोदी के बारे में बयान देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राहुल गांधी महत्वपूर्ण है, बाकी के बारे में बात नहीं करनी। हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है? राहुल गांधी है। हमारे लिए और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हो गए हैं मोदी जी के बारे में कुछ कहने से, तो आज नहीं कहूंगा। उधर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने गंगू वाली बात कहकर मोदी के साथ साथ एक खास समाज का अपमान किया है। फिर गुलाम नबी आजाद साहब ने नरेंद्र मोदी जी को गंगू तेली कहकर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं किया, बल्कि उस समाज का अपमान किया जिस समाज से नरेंद्र मोदी जी को आने की बात कही है। यूपी के मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर मोदी यूपी की धरती से चुनाव लड़ने आते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा और पार्टी लोकसभा की 70 सीटें जीत जाएगी। मुलायम सिंह यादव पर अक्सर हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा इन दिनों मुलायम पर बोलने से बच रहे हैं। बेनी ने कहा कि संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पास होना है, सो मुलायम से मेरा झगड़ा मत कराओ। दिल्ली में कांग्रेस सरकार 50 रुपए किलो प्याज बेच रही है, तो इसके जवाब में बीजेपी 30 रुपए किलो प्याज बेचने की तैयारी में है। आज बीजेपी सस्ता प्याज बेचने का अभियान शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत बदरपुर के मीठापुर इलाके से होने वाली है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने सस्ता प्याज बेचने की शुरुआत की थी। करीब 1000 सेंटर्स पर सरकार ने 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचा। साथ ही मोबाइल वैन के जरिए भी अलग अलग इलाकों में जाकर प्याज बेचा जा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने जनता से सीधे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया विंग के गठन का फैसला लिया है। 22 अगस्त को इस सिलसिले में कांग्रेस एक वर्कशॉप का आयोजन करने जा रही है। उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता इस वर्कशॉप को संबोधित करेंगे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष चरणदास महंत ने चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को नसीहत दे डाली। चरणदास ने कहा कि पार्टी लाइन से हटकर चलने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अजीत जोगी का खेमा कई बार एमपी में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर चुका है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने रामदयाल अहिरवार ने अपने गृह जिले छतरपुर में विवादित बयान दे डाला। अहिरवार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में टॉयलेट न होने की वजह से अगर लड़कियां स्कूल नहीं जाती ये कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा दमोह पहुंची है। दमोह के गैसाबाद में सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए गैसाबाद को उप तहसील बनाने की घोषणा की। एमपी के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी ने कहा कि जब पार्टी विजय शाह को क्लीन चिट देकर मंत्री बना सकती है तो उन्हें भी पार्टी से इंसाफ जरूर मिलेगा। राघव जी ने कहा कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। राघव जी पर अपने नौकर का यौन शोषण का आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे गुजरात की मोदी सरकार के मंत्री बाबूभाई बुखेरिया को जामनगर में विरोध का सामना करना पड़ा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंचायत भवन में मीटिंग के लिए पहुंचे बुखेरिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबूभाई बुखेरिया की लालबत्ती लगी गाड़ी पर काला कपड़ा बांध दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता बाबूभाई बुखेरिया के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बुखेरिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश के छात्र संघ चुनाव में एसएफआई ने अपना परचम लहराया। चारों सीट जीतकर वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने हिमाचल विश्वविद्यालय में अपना झंडा गाड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर टीवी सीरियल जोधा अकबर में उसके विरोध में राजपूत समाज के लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मौजूद होंगे। राजपूत समाज के संगठन गणी सेना का आरोप है कि जोधा अकबर में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़खानी की गई है। समाजसेवी अन्ना हजारे को जौनपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने तिरंगे के अपमान को लेकर अन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जौनपुर में जनतंत्र यात्रा के दौरान अन्ना की कार के बोनट पर तिरंगा चिपकाया गया था। केशरजहां एनकाउंटर केस में आरोपी सीनियर आईपीएस अफसर बीपी पांडे को गुजरात सरकार ने निलंबित कर दिया है। काफी दिन तक भागे भागे फिर रहे पांडे को सरेंडर कर जेल जाना पड़ा था। सरकार के मुताबिक जेल जाने वाले अफसर निलंबित माने जाते हैं। इससे पहले शनिवार को अहमदाबाद की विशेष अदालत ने आईपीएस पीपी पांडे को 21 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन विशेष अदालत ने 5 दिन की ही मंजूरी दी। पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रक्षक हादसे में छठे नौसैनिक का भी शव बरामद कर लिया गया है। 13-14 अगस्त की रात मुंबई नेवल डॉकयार्ड में हुए इस हादसे में 18 नौसैनिक लापता हो गए थे। अब तक 6 के शव बरामद कर लिए गए हैं। उधर आईएनएस सिंधु रक्षक से पहले जो 5 जवानों के शव मिले उनकी जांच के बाद पाया गया कि मौत जलने और डूबने की वजह से हुई। उत्तराखंड आपदा के दौरान 300 विदेशी भी लापता हो गए। ये विदेशी रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में लापता हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। यहां प्लेटफॉर्म पर जल्द ही एक बड़ा वेटिंग रूम तैयार किए जाने की तैयारी की जा रही है। उधर चर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी कई फाइलों के गायब होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 45 कोल ब्लॉक आवंटन के रिकॉर्ड की फाइल गुम हो गई है। पीएमओ को कांग्रेस सांसद विजय दरडा ने बांदेर कोल आवंटन की जो सिफारिश की थी उसकी भी फाइल गुम हो गई है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गायब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 5 फाइलें गायब हो चुकी हैं। कोयला घोटाला मामले में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने की बात केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने मानी है। उनकी तलाश और मामले की जांच के लिए कोयला विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गुम होने के लिए बीजेपी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार घोटाले पर लीपापोती कर रही है। देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह को सरकारी दस्तावेजों में शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। चौंकाने वाला खुलासा एक आरटीआई में हुआ है। आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि भगत सिंह को शहीद घोषित किया गया है। भगत सिंह का पूरा परिवार इस बात से काफी नाराज है कि उनका परिवार अब भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए अभियान शुरू करेगा। इसके अलावा उनके परिवार ने कहा कि वो इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आगरा के फतेहपुर सिकरी रोड पर केमिकल से भरे टैंकर में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से झुलस गए। केमिकल से भरा हुआ यह टैंकर बिजली के लट्ठे से टकरा गया, जिसके बाद इसमें आग लग गई। ट्रक में लगी इस भीषण आग ने पास खड़े 2 और ट्रकों को भी अपने चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई।
राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गोलियों की गूंज से दहल उठी। तुर्कमान गेट के पास बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। अस्पताल ले जाने के वक्त शख्स की मौत हो गई। तुर्कमान गेट के पास फाजिल नाम का एक शख्स अपने भाई के साथ खड़ा था। अचानक आए हमलावरों ने फाजिल की कनपट्टी पर बंदूक रखी और गोली चला दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली के हर्षविहार इलाके में 11वीं के एक छात्र की उसके पड़ोसियों ने पीट कर हत्या कर दी। 15 अगस्त को राजन की पतंग उड़ाने को लेकर आरोपियों से लड़ाई हुई थी। शनिवार की रात घर से बुलाकर उन आरोपियों ने राजन की ईंट से पिटाई कर डाली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सुल्तानगढ़ फॉल देखने गए पर्यटक मुसीबत में फंस गए हैं। सुल्तानगढ़ फॉल के पानी के तेज बहाव में 3 पर्यटक बह गए, जबकि करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 19 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार की शाम पिकनिक मनाने गए पर्यटक सुल्तानगढ़ फॉल के पास घूम रहे थे। अचानक पानी का बहाव तेज हुआ, 3 पर्यटक बह गए, जबकि 19 पर्यटक के टापू पर फंसे होने की खबर मिली। पुलिस और राहत बचाव दल पहुंचा और टापू पर फंसे लोगों को निकाला गया। हरियाणा में पंचकुला के सेक्टर 5 में 3 साल की एक बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मंदिर के महंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार देर शाम 2 लड़के प्राचीन मंदिर ट्रस्ट के अंदर घुसे और महंत चेतन दास को गोली मार दी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के शामली में पजोखरा के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक एक लड़की की लाश ने सनसनी फैला दी। 21 साल की इस लड़की की पहचान हो गई है। कुछ दिनों पहले ही अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। झारखंड के रामगढ़ में लड़का लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। रजरप्पा इलाके में मिली लाश के पास से कई प्रेम पत्र भी मिले हैं। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में जहर खाकर जान देने का मामला मान रही है। सहारनपुर के नंदपुर गांव में 2 महीने पहले थाने के अंदर हुई एक शख्स की मौत को लेकर बीएसपी ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में 4 पुलिस वालों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के आजमगढ़ में हुए पूर्व बीएसपी विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पति ने अपनी पत्नी पर खौलता हुआ पानी डालकर उसे जला दिया और फरार हो गया। आरोपी ने ससुराल पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के गोहाना में एक घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आसमानी बिजली के झटके से घर की छत गिर गई, जिसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर इलाके में शातिर चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान से 2 किलो सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। इन गहनों की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार के औरंगाबाद में छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले एक मंचले को गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा। गुस्साए लोगों ने मंचले की एक आंख फोड़ दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के हाजीपुर में लोगों ने चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर धुनाई कर दी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लोगों ने शख्स को पकड़ा और फिर लात घूसों की बरसात कर दी। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक नाबालिग लड़की को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बच्ची के पड़ोसी ने ही उसे बहला फुसलाकर 40,000 रुपए में बेच दिया था। खरीदने वाले ने फिर उसे 1.5 लाख में बेच दिया। शुक्र है कि लड़की के परिजन बच्चे को खोज निकालने में कामयाब रहे। गुड़गांव पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक बड़े लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 बाइक, 4 ट्रैक्टर, 6 गाड़ियां, कई पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद में एक शख्स की हुई हत्या के आरोप में उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि शकुंतला ने अपने भाई को मारने के लिए 1.5 लाख की सुपारी दी थी। बताया जा रहा है कि भाई बहन में लंबे वक्त से विवाद था। बिहार के बेगूसराय में प्यार की अनोखी दास्तान सामने आई है। प्यार की बात सामने आने और घरवालों की नाराजगी से बचने के लिए पूनम ने पटना के राजेंद्र पुल से गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन मछुआरों की वजह से न केवल वो जिंदा बची बल्कि अपनी प्रेमी से भी मिल गई। यूपी के प्रतापगढ़ में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। लालगंज कोतवाली इलाके में घुस आए इस हाथी ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। मावत भी मतवाले हो चुके हाथी पर काबू पाने में नाकाम दिखा। मुरादाबाद में एक बड़ा हादसा टल गया है। रामगंगा नदी में एक नाव अचानक लहरों के बीच फंस गई। नाव पर 50 लोग सवार थे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया।